स्वागत है। आज हम युवाल नोआ हरारी की बहुत ही चर्चित किताब सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास के हिंदी सारांश पर बात कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इस बड़े कहानी के कुछ खास और कभी-कभी थोड़े चौंकाने वाले आइडियाज को समझें। हम देखेंगे कि भाई हम होमो सेपियंस इस पृथ्वी पर छा कैसे गए, और इस सफर में ना हम 4 खास मोड़ देखेंगे: संज्ञानात्मक क्रांति, फिर कृषि, फिर एकीकरण और आखिर में वैज्ञानिक क्रांति। हमारे पास सेपियंस का हिंदी सारांश है, तो चलिए हरारी के तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा विकास, सफलता और हाँ, उसकी कीमत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक क्रांति की। ये हुई करीब 70,000 साल पहले। कहते हैं कि यहीं से सब कुछ बदल गया। ऐसा क्या खास हुआ था तब? हाँ, ये सबसे अहम मोड़ था शायद। देखिए, सबसे क्रांतिकारी बात यह हुई कि सेपियंस ने ना काल्पनिक चीजों पर यकीन करना और उनके बारे में बात करना सीख लिया। मतलब ऐसी चीजें जो असल में भौतिक रूप से हैं ही नहीं, जैसे देवता हो गए या राष्ट्र, पैसा, कॉरपोरेशन। अच्छा, मतलब जो दिखती नहीं है। बिल्कुल, दिखती नहीं, छू नहीं सकते, पर हम सब मानते हैं कि वो हैं। और इसी साझा यकीन ने, इसी कल्पना ने हमें हजारों लाखों की संख्या में एक साथ काम करने की ताकत दी, वो भी अजनबियों के साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये काल्पनिक वास्तविकता वाली बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है। क्या ये बस नियम या कहानियां बनाने जैसा नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सिर्फ नियम नहीं, ये साझा कल्पनाएं हैं। यही कहानियां हैं जो लाखों लोगों को एक कॉमन गोल के लिए जोड़ देती हैं। मान लीजिए पिरामिड बनाना है या किसी देश के लिए लड़ना है। और हाँ, इसी दौरान वो जटिल भाषा भी विकसित हुई, जिससे हम ये कल्पनाएं और अच्छी तरह शेयर कर पाएं। और इसी समय दूसरी मानव प्रजातियां? हाँ, दुख की बात है कि इसी दौर में नियांडरथल जैसे हमारे करीबी रिश्तेदार विलुप्त हो गए। शायद हमारे बढ़ते दबदबे की वजह से। ठीक है, तो कल्पना की शक्ति से हम आगे बढ़ें। फिर आई कृषि क्रांति। लगभग 12,000 साल पहले शिकारी जीवन छोड़कर खेती शुरू की। इसे तो हम एक बड़ी तरक्की मानते हैं, है ना? सभ्यता की शुरुआत। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है, पर हरारी का नजरिया एकदम अलग है। वो इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। धोखा? क्यों भाई? अन्न उगाना तो अच्छी बात है। उनका तर्क ये है कि ठीक है, खेती से कुल भोजन शायद बढ़ा, आबादी भी बढ़ी, लेकिन एक औसत इंसान की जिंदगी वो शायद बेहतर होने के बजाय और मुश्किल हो गई। काम के घंटे बढ़ गए, खुराक में पोषक तत्व कम हो गए। पहले घूमते फिरते थे, अब एक जगह टिक गए तो बीमारियां ज्यादा फैलने लगी। अरे बाप रे। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो इंसान ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया। हम उसके गुलाम से बन गए। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब ज्यादा अनाज का मतलब ये नहीं कि लोग ज्यादा खुश थे या स्वस्थ थे। बिल्कुल, हरारी तो यही कहते हैं कि औसत किसान शायद शिकारी संग्रहकर्ता से ज्यादा मेहनत करता था और उसकी जिंदगी ज्यादा असुरक्षित भी थी। और हाँ, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, बड़े समाज बने, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए ये काल्पनिक व्यवस्थाएं और मजबूत होती गईं, जैसे बड़े बड़े धर्म, राज्य, राजा, सामाजिक वर्ग, ये सब। तो ये जो काल्पनिक व्यवस्थाएं थीं, ये समाज को चला भी रही थीं और धीरे धीरे इन्होंने जैसे पूरी दुनिया को जोड़ना भी शुरू कर दिया। सही कहा, बिल्कुल। समय के साथ यही हुआ। बड़े बड़े साम्राज्य बने जिन्होंने अलग अलग संस्कृतियों को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। फिर बड़े धर्म फैले, जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। इन्होंने भी लोगों को जोड़ा। और सबसे कमाल की चीज, पैसा। हाँ, पैसा तो शायद सबसे कामयाब काल्पनिक कहानी है। सोचिए जरा, है क्या? बस कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर कुछ नंबर, पर हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है। और इसी साझा विश्वास ने अजनबियों के बीच व्यापार को, सहयोग को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इस एकीकरण की कीमत भी तो चुकानी पड़ी होगी, जैसे स्थानीय संस्कृतियां। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ये बड़े साम्राज्य या धर्म स्थानीय संस्कृतियों और विविधता को खत्म कर देते थे। एक रूपता लाने की कोशिश में बहुत कुछ खो गया। और फिर आई वैज्ञानिक क्रांति, करीब 500 साल पहले। यहाँ क्या नया था, क्या अलग हुआ? यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव था वो सोच का था, मानसिकता का। पहली बार इन सारी सभ्यता ने बड़े पैमाने पर यह मानना शुरू किया कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। अच्छा, मतलब अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। जी हाँ, ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता
और जो पता है वो भी गलत हो सकता है। यही अज्ञानता की स्वीकृति थी जिसने नई खोजों को, रिसर्च को बढ़ावा दिया। इससे पहले के जो ज्ञान के सिस्टम थे वो अक्सर दावा करते थे कि उनके पास सारे जवाब हैं या अंतिम सत्य हैं। तो इस नई सोच ने, इस अज्ञानता की स्वीकृति ने हमें कहाँ पहुंचाया? इसने हमें अभूतपूर्व ताकत दी। देखिए, हमने विज्ञान के जरिए प्रकृति के नियमों को समझना शुरू किया। फिर हमने ऊर्जा के नए स्रोत खोजे, कोयला, तेल, फिर परमाणु ऊर्जा। और एक और चीज हुई, विज्ञान और पूंजीवाद का एक गठजोड़ बन गया। पैसा लगता था रिसर्च में, रिसर्च से नई टेक्नोलॉजी आती थी जिससे और पैसा बनता था और ताकत बढ़ती थी। हाँ, और इसी ताकत ने यूरोपीय साम्राज्यवाद को हवा दी। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी और संगठन के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। एक तरह से हम प्रकृति पर लगातार हावी होते चले गए। इतनी सारी तरक्की, इतनी ताकत, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हरारी इस पर सवाल उठाते हैं, है ना? क्या ये वाकई सफलता है? हाँ, यही तो असली सवाल है। हमने ग्रह पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकाई? पर्यावरण का विनाश देख लीजिए, बाकी जानवरों की पीड़ा, अनगिनत प्रजातियां हमारी वजह से खत्म हो गई या तकलीफ में। और खुद इंसान, क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद नहीं में है। हरारी का जो मुख्य संदेश है वो शायद यही है कि हमारा पूरा इतिहास, हमारी ताकत, हमारी सभ्यता, ये सब काफी हद तक हमारी बनाई हुई कहानियों, हमारे साझा विश्वासों पर टिकी है। और हमारी जो ये तकनीकी तरक्की है, ये जबरदस्त तो है, पर ये अक्सर नैतिक समझौतों और बड़े विनाश की कीमत पर आई है। हम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर क्या ज्यादा संतुष्ट हैं? शायद नहीं। तो सेपियंस हमें एक आईना दिखाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम हैं कौन, यहाँ तक पहुँचे कैसे, और हमारी इस तथाकथित सफलता की नींव क्या है। और जो बात उभर कर आती है वो यही है कि हमारी असली ताकत हमारी कल्पना में है, उन कहानियों में है जिन पर हम सब मिलकर यकीन करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें आ रही हैं। ये हमें सचमुच वो ईश्वर जैसी शक्तियां दे रही हैं, जीवन बनाने की, उसे बदलने की, शायद मौत को भी चुनौती देने की। ये बहुत गहरे सवाल खड़े करता है, नैतिक भी, दार्शनिक भी, कि हमें इन शक्तियों का करना क्या है। और शायद इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करें। एक विचार सबके लिए, अगर हमारी पूरी सभ्यता और ताकत इन काल्पनिक कहानियों पर ही टिकी है, तो भविष्य में हम कौन सी नई कहानियां गढ़ेंगे? क्या हम जानबूझकर बेहतर, ज्यादा टिकाऊ कहानियां चुन सकते हैं जो हमें एक बेहतर रास्ते पर ले जाएं? सोच